हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन को। तो इम्प्लांटेशन से ही प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है। आइए देखते हैं किस तरीके से। तो लास्ट टाइम जब इम्प्लांटेशन हो रहा था तो इम्प्लांटेशन में क्या हुआ था, जो ब्लास्टोसिस्ट था, ब्लास्टोसिस्ट, ये ब्लास्टोसिस्ट जब अटैच होता है, attaches with uterine wall। जब ब्लास्टोसिस्ट यूटेरिन वॉल से यानी कि यूट्रस से अटैच हो जाता है तो हम उसको कहते हैं इम्प्लांटेशन। क्या कहते हैं? इम्प्लांटेशन उसको कहा जाता है। अब ये इम्प्लांटेशन कितने डेज में होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन? तो हम बात करते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन इसको 5 to 7 डेज लगते हैं कंप्लीट करने में। आफ्टर इम्प्लांटेशन द प्रेगनेंसी स्टार्ट। अब इम्प्लांटेशन के बाद ही प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाती है। तो प्रेगनेंसी क्या होती है? प्रेगनेंसी हम कहते हैं जब इम्प्लांटेशन हो गया है। इम्प्लांटेशन से पहले हम प्रेगनेंसी को नहीं बोल सकते। अब ये प्रेगनेंसी का जो टाइम होता है, नॉर्मल टाइम की अगर जो हम बात करें तो इसको अराउंड 9 months ±7 डेज, तो ये नॉर्मल टाइम पीरियड है प्रेगनेंसी का। और ये जो फर्टिलाइजेशन से लेकर के हम बोल सकते हैं इम्प्लांटेशन से लेकर के पार्चुरेशन तक जो टाइम लगता है वो 9 मंथ होते हैं, जिसको प्रेगनेंसी कहा जाता है। और इसी को हम गेस्टेशन पीरियड भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? गेस्टेशन पीरियड। ओके, तो इसको कितना टाइम लगता है? 9 मंथ्स लगता है। तो ये जो 9 मंथ्स ±7 डेज है ये नॉर्मल है, और ये ह्यूमन फीमेल के अंदर ऐसा होता है। किसके अंदर? ह्यूमन फीमेल के अंदर ऐसा देखा जाता है। अब एक्चुअली में यहाँ पर होता क्या है, तो अगर जो आपको ब्लास्टोसिस्ट की स्ट्रक्चर याद हो तो ब्लास्टोसिस्ट की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से थी। आउटर सेल मॉस बना था, आउटर सेल मास, ठीक है, और अंदर की तरफ बना था इनर सेल मास। क्या फॉर्म हुआ था? इनर सेल मास, ये इनर सेल मास। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आउटर सेल मास की। किसकी? आउटर सेल मास। आउटर सेल मास जो ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट किया गया है यहाँ पर, और जो ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया गया है इसको हम बोलते हैं इनर सेल मास। एक्चुअली में अब होता क्या है इस टाइम पर हम कह सकते हैं, सबसे पहले हम आउटर सेल मास की बात कर लेते हैं। आउटर सेल मास, ये एक्चुअली में आउटर सेल मास जो है ये एक लेयर को फॉर्म करता है जिसको हम बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। क्या बोलते हैं? ट्रोफोब्लास्ट। ये जो आउटर मोस्ट लेयर बनी है ब्लास्टोसिस्ट की, जिसको हमने आउटर सेल मास बोला है, ये क्या बनाती है? एक लेयर, और उस लेयर का नाम होता है ट्रोफोब्लास्ट। अब एक्चुअली में ये जो ट्रोफोब्लास्ट है, ये ट्रोफोब्लास्ट जो लेयर होती है ब्लास्टोसिस्ट की, ये यूट्रस से यानी कि यूटेरिन वॉल से अटैच हो जाती है। किससे अटैच होती है? यूटेरिन वॉल से। यानी कि ये जो ट्रोफोब्लास्ट थी, ठीक है, इसको घेर लिया जाता है, सराउंड कर लिया जाता है
यूटेरिन सेल्स के द्वारा सराउंडेड बाय यूटेरिन सेल्स और लेयर इसको क्या कर लेती है, सराउंड कर लेती है। अब एक्चुअली में जब इम्प्लांटेशन हुआ तो ये जो ट्रोफोब्लास्ट है, क्या है, ट्रोफोब्लास्ट एक्चुअली में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाता है। क्या बनाता है, फॉर्म्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। अब इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम बोलते हैं कोरियोनिक विलाई। तो ध्यान रखना, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बने हैं इनको कोरियोनिक विलाई कहा जाता है। और ये कौन बना रहा है, ये बनाता है ट्रोफोब्लास्ट। कौन बनाता है, ट्रोफोब्लास्ट, यानी कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाता है। ठीक है, और यूट्राइन वॉल्स भी कुछ प्रोजेक्शंस बनाना स्टार्ट करती हैं। ठीक है, और जो जंक्शन होता है यूट्राइन सेल, यहाँ पर सेल्स भी होते हैं, वेजल्स भी होते हैं, यूट्राइन वेजल्स। ठीक है, तो ये क्या बन जाता है, एक जंक्शन बन जाता है। और उस जंक्शन पे क्या क्या प्रेजेंट है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिसको कोरियोनिक विलाई बोला गया है, और दूसरा यूटेरिन सेल। कौन, यूटेरिन सेल। तो यूटेरिन सेल और कोरियोनिक विलाई के एसोसिएशन से एक स्ट्रक्चर फॉर्म होती है। ठीक है, जिसको बोलते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चरल यूनिट, और इसका नाम होता है प्लेसेंटा। क्या नाम होता है, प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा किसके एसोसिएशन से बनता है, तो यूटेरिन सेल्स जो होते हैं जब वो कोरियोनिक विलाई के साथ मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, प्लेसेंटा बना देते हैं। क्या बना देते हैं, प्लेसेंटा। अभी एक्चुअली में जो प्लेसेंटा फॉर्म हुआ है, क्या फॉर्म हुआ है, प्लेसेंटा, इसका फंक्शन क्या होता है। एक्चुअली में ये जो प्लेसेंटा है एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है, एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन से होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं एक ऐसे ग्लैंड्स जो हार्मोन सिक्रीट करते हैं। क्या सिक्रीट करते हैं, हार्मोन सिक्रीट करते हैं। तो इसको साथ के साथ नोट करते रहें। ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो आगे हम बात करते हैं प्लेसेंटा क्या क्या करता है, आइए देखते हैं। तो प्लेसेंटा एक्ट्स एज एंडोक्राइन ग्लैंड। प्लेसेंटा एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है, एंडोक्राइन ग्लैंड, और ये कुछ हार्मोन सिक्रीट करता है। और ये कौन कौन से हार्मोन होते हैं वो हार्मोन आपके सामने मेंशन किए गए हैं। तो ये सिक्रीट करता है, सबसे पहले हम बात करें ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन। ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में HCG कहते हैं। एक्चुअली में ये हार्मोन करता क्या है, तो इसका फंक्शन ध्यान रखें। ये HGC ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन का फंक्शन होता है कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन रखना। देखना, जैसे ही इम्प्लांटेशन हुआ तो प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए प्रोजेस्ट्रोन आता है। कौन आता है, प्रोजेस्ट्रोन। और ये जो प्रोजेस्ट्रोन हार्मोन है ये कहाँ से सिक्रीट होगा, तो प्रोजेस्ट्रोन हार्मोन सिक्रीट होता है कॉर्पस ल्यूटियम से। कहाँ से सिक्रीट होता है, कॉर्पस ल्यूटियम से। कॉर्पस ल्यूटियम क्या सिक्रीट करता है, प्रोजेस्ट्रोन, और साथ में ये कुछ मात्रा में एस्ट्रोजन भी सिक्रीट करता है, एस्ट्रोजन। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं। तो ये यहाँ से सिक्रीट होता है। बट हम तो बात कर रहे थे ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन की। तो एक्चुअली में ये जो ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन है यानी कि HCG, ये कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन रखता है। क्या रखता है, मेंटेन रखता है। क्यों मेंटेन रखता है, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम ही प्रोजेस्ट्रोन को सिक्रीट करेगा। और जब तक प्रोजेस्ट्रोन सिक्रीट होता रहेगा, क्या होता रहेगा, सिक्रीट, तो जो यूट्रस की थिकनेस है वो बनी रहेगी। जो सेल्स हैं, यूट्राइन वॉल है, वो रिलैक्स रहेगी। जब वो यूट्राइन वॉल रिलैक्स रहेगी तो सारी की सारी चीज़ें क्या करेंगे, प्रेगनेंसी को सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो ऐसा होता है।
साथ में एस्ट्रोजन रिलीज़ होता है। और इस एस्ट्रोजन का फंक्शन क्या होता है? तो इस एस्ट्रोजन का फंक्शन होता है मेमोरी ग्लैंड्स को डेवलप करना। किसको? मेमोरी ग्लैंड्स को डेवलप करना। नेक्स्ट, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ये क्या करता है? मिल्क फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। किसमें? मिल्क फॉर्मेशन में। अगेन एस्ट्रोजन हार्मोन भी सिक्रीट करता है ये प्लेसेंटा, एस्ट्रोजन। तो एक एस्ट्रोजन का फंक्शन हम पढ़ चुके हैं कि मेमोरी ग्लैंड्स में डेवलपमेंट करता है, तो सेम ये भी क्या करता है? मेमोरी ग्लैंड्स में डेवलपमेंट करेगा, ब्रेस्ट को डेवलप करता है, ठीक है, ताकि उसमें मिल्क आ सके। प्रोजेस्टोजन्स ये साथ में मिलकर मेमोरी ग्लैंड्स को डेवलप करते हैं। इससे सिक्रीट होने वाला एक रिलैक्सिन हार्मोन भी है, इसका फंक्शन बाद में पढ़ेंगे हम। कॉर्टिसोल हार्मोन यहाँ से सिक्रीट होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन सिक्रीट होता है, मिल्क और थायरोक्सिन हार्मोन, ये सारे के सारे हार्मोन सिक्रीट किए जाते हैं। कॉर्टिसोल का फंक्शन जो आता है वो पार्चुरेशन के अंदर आता है, डिलीवरी के टाइम पर, ठीक है। तो ये है प्लेसेंटा के बारे में। अभी जो प्लेसेंटा है वो किसके एसोसिएशन से बनी थी? तो यूट्राइन वॉल के जो सेल्स थे और दूसरा कोरियोनिक विलाई का जो एसोसिएशन था वो क्या बनाता है? प्लेसेंटा को बना देता है। अब क्या होता है एक्चुअली में? प्लेसेंटा बन गया, प्लेसेंटा के हमने फंक्शंस पढ़ लिए, और ये फंक्शंस नहीं, हमने क्या पढ़ लिए? इनके हार्मोन्स। एक्चुअली में प्लेसेंटा करता क्या है? ये जो प्लेसेंटा है ये एक्सचेंज करता है। क्या करता है? एक्सचेंजेस मटेरियल। अब ये कौन से मटेरियल को एक्सचेंज करता है? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट, CO2 का ट्रांसपोर्ट, कोई भी न्यूट्रिएंट्स जो भी हैं, न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो ऑक्सीजन का फीटस के अंदर आना, CO2 का बाहर जाने की रेस्पिरेशन प्लेसेंटा के थ्रू होगा, न्यूट्रिएंट्स का आना और वेस्ट का, ये इनके लिए तो मैं ऐसे दिखा देता हूँ, ऑक्सीजन आती है, न्यूट्रिएंट्स आते हैं, ठीक है। लेकिन फीटस से जो चीज़ निकल रही है उसको ऐसे CO2 निकलता है और वेस्ट प्रोडक्ट भी निकलता है। ये किसके थ्रू पॉसिबल हो पाता है? इट इज़ बिकॉज ऑफ प्लेसेंटा। रेस्पिरेशन, जो भी प्रोसेस के अंदर होगा, चाहे वो रेस्पिरेशन हो, चाहे वो डाइजेशन हो, वो किसके थ्रू पॉसिबल हो पाता है? प्लेसेंटा के थ्रू पॉसिबल हो पाता है। अब एक यहाँ पे कॉर्ड जो प्लेसेंटा और फीटस के बीच में होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं। और इस अम्बिलिकल कॉर्ड में बाद में आप पढ़ेंगे कि स्टेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? स्टेम सेल्स, जो कि मैं आगे पढ़ाने वाला हूँ। अब यहाँ पर होता क्या है कि ये तो जो प्लेसेंटा वाला फंक्शन था ये किसने किया? ट्रोफोब्लास्ट ने किया, जो आउटर सेल मास था ब्लास्टोसिस्ट का। लेकिन अगर जो हम इनर सेल मास की बात करें वो क्या करता है, आइए देखते हैं। इनर सेल मास, ठीक है। तो इनर सेल मास में क्या होता है? दे हैव सम special cells which have potency to generate a whole body, ठीक है। तो जो इनर सेल मास है इनके पास कुछ स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं जिनके पास क्या होती है? पोटेंसी होती है टू जनरेट आ होल बॉडी, एक पूरी बॉडी को जनरेट करने के लिए, चाहे उसके ऑर्गन हो, ठीक है, लिम्स, जो भी चीज़ें, सबको जनरेट करने के लिए कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं। और उन स्पेशल सेल्स को हम कहते हैं स्टेम सेल्स। क्या बोलते हैं? स्टेम सेल्स। एक्चुअली में जो स्टेम सेल्स हैं, स्टेम सेल्स, तो हम सिंपली कह सकते हैं जो इनर सेल मास है इसके पास क्या होते हैं? स्टेम सेल्स
होते हैं और ये स्टेम सेल्स जो हैं वो क्या करते हैं, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को करते हैं, यानी कि एम्ब्रियो को डेवलप करने का काम किसका होता है, स्टेम सेल्स का होता है। और ये सेल्स कुछ मात्रा में कहाँ होते हैं, एम्बिलिकल कॉर्ड में होते हैं, बाद में इनको एक्सट्रैक्ट करके आप स्टोर भी कर सकते हैं। लेकिन स्टोर करने के लिए ऐसे नहीं है कि घर पे स्टोर कर लिया इन सेल्स को, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर जो कंडीशन मदर के वॉर्म में होती हैं वो सेम कंडीशन पर आप इन स्टेम सेल्स को आफ्टर डिलीवरी निकाल करके स्टोर कर सकते हो। और बाद में अगर जो बेबी में कोई प्रॉब्लम होती है किसी भी टाइप की तो आप स्टेम सेल डाल के उसको रीजनरेट करवा सकते हैं। तो स्टेम सेल के पास पोटेंसी होती है रीजनरेट करने की। अभी जो स्टेम सेल्स है यानी कि इनर सेल मास के पास क्या होते हैं, स्टेम सेल्स होते हैं जिनके पास क्या है, एबिलिटी है कि पूरी बॉडी को जनरेट करेंगे। तो सबसे पहले ये जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है ये लेयर्स बनाता है, क्या बनाता है, लेयर्स, एम्ब्रियोनिक लेयर्स। तो कौन कौन सी होती हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। बाहर की लेयर एंडोडर्म अंदर की लेयर, एक्टोडर्म बाहर की लेयर और इन दोनों के बीच में क्या होती है, मीजोडर्म होती है। अब यही लेयर्स रेस्पॉन्सिबल होती हैं एक एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में। अभी जो एम्ब्रियो है वो आगे डेवलप होगा, इसमें ऑर्गन्स बनेंगे, लिम्स बनेंगे, डिजिट्स बनेंगी, हेड, जो भी चीज़ें बननी है, हेयर, नेल्स, वो स्किन, वो सारी की सारी चीज़ें कौन डेवलप करता है, यही लेयर डेवलप करेंगी। ठीक है, और ये किस में आता है, इनर सेल मास में ये टॉपिक आता है। अब जैसे ही इनर सेल मास का फंक्शन जैसे ही स्टार्ट होता है, ठीक है, तो अब सबसे पहले प्रेगनेंसी के अगर जो हम बात करें फर्स्ट मंथ में क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया कि जो प्रेगनेंसी है वो 9 मंथ्स +- 7 डेज़ में होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट मंथ में क्या होता है। फर्स्ट मंथ में हार्ट डेवलप हो जाता है। क्या डेवलप हो जाता है, हार्ट डेवलप हो जाता है और आप हार्ट के साउंड को बाय द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप सुन सकते हैं। सेकंड मंथ में अगर जो हम बात करें तो सेकंड मंथ में हम कहते हैं कि लिम्स एंड डिजिट्स जो हैं वो डेवलप हो जाती हैं। और थर्ड मंथ के अंदर या हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के ख़त्म होने तक ये जो बेबी है इसमें लिम्स, एक्सटर्नल जेनिटेलिया ये चीज़ें डेवलप हो जाती हैं। 4 मंथ में ऐसा कुछ ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं देखा गया। लेकिन अगर जो हम 5th मंथ की बात करें, 5वें महीने में क्या होता है, जो हमारी NCERT में मेंशन किया गया है, मैं उस डाटा के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ फ़िलहाल। 5th मंथ के अंदर बॉडी पे जो हेयर्स होते हैं, बॉडी के नहीं, जो हेड के हेयर हैं वो डेवलप हो जाते हैं, हेयर डेवलप होते हैं। और जो आईलिड्स होती हैं, आईलिड्स सेपरेट हो जाती हैं, आईलिड्स क्या हो जाती हैं, सेपरेट। और आईलैसेस फॉर्म हो जाते हैं, आईलैसेस जो हैं वो क्या हो जाते हैं, फॉर्म हो जाते हैं। और 6 मंथ्स में बॉडी पर फाइन हेयर्स डेवलप होते हैं, फाइन हेयर्स ऑन बॉडी। ठीक है, और सीधा फिर 9th मंथ दिया गया है कि 9वें महीने में क्या होता है, 9वें महीने में जो फीटस है वो कंप्लीट डेवलप हो चुका होता है, यानी कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाता है। अब क्या होता है, वो रेडी है पार्चुरेशन के लिए, यानी कि डिलीवरी के लिए। अब जो है वो बेबी रेडी है बिल्कुल। ठीक है, तो ये कहलाता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो आज का जो टॉपिक था हमारा वो क्या था, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जो यहाँ पर आके फिनिश हो जाता है, किस तरीके से डेवलप हुआ। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो कि पूछी जाती हैं, इनको ध्यान रखेंगे। और हाँ, यहाँ पर एक बात, ये जो ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन है ये एक हार्मोन की तरह काम करता है जिसका नाम है
LH, ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की तरह काम करता है, वो आप बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। बस ध्यान रखना HCG एक्ट्स लाइक LH हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये पूरा एम्ब्रियो डेवलप हो गया। अब आपको पता है एम्ब्रियो डेवलप हो चुका है, जब एम्ब्रियो बोल दिया मैंने, फीटस पूरा डेवलप हो गया। अब जो डेवलपिंग फीटस है वो क्या करता है, कुछ मैसेज भेजेगा। क्या भेजेगा, मैसेज भेजेगा, क्योंकि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से अटैच होता है, न्यूरो मसल्स के थ्रू क्या कहता है, मैसेज भेजता है कि भाई डेवलप हो चुका है, इसको बाहर निकलना है। अब यहाँ पे थोड़ा फिगर पे ध्यान देते हैं, कुछ चीज़ें जो रह गई हैं। ये अम्बिलिकल कॉर्ड है, ये यूट्रन कैविटी होगी जो रेड कलर से यहाँ पे दिखाया गया है, ये क्या है, एम्ब्रियो है। और यहाँ पे है प्लग ऑफ म्यूकस इन सर्विक्स। एक्चुअली में ये क्यों होता है, ये इसलिए होता है ताकि ये जो फ्लूइड है जो प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए, अगर जो प्लग नहीं आएगा तो ये प्रेगनेंसी नहीं होगी। क्यों, क्योंकि ये निकल जाएगा सारा का सारा, ये जो फ्लूइड जो भी है वो निकल सकता है। अब यहाँ पर ये जो एम्ब्रियो वो हवा में नहीं लटक रहा है, यहाँ पर भी एक क्या होता है, फ्लूइड प्रेजेंट होता है, और इस फ्लूइड को हम बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। क्या बोलते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड। एक्चुअली में फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद आप बेबी का सेक्स डिटर्मिनेशन कर सकते हैं कि वो मेल है या फीमेल है। आप जो सेक्स डिटर्मिनेशन करेंगे वो कैसे करते हैं, तो यहाँ से फ्लूइड निकल आता है, एमनियोटिक फ्लूइड, इसके थ्रू ये पॉसिबल हो पाता है। और ये एमनियोटिक फ्लूइड जहाँ पे बंद है, एक लेयर होती है जिसको हम एमनियोन कहते हैं। क्या कहते हैं, एमनियोन। ओके, तो ये जो प्लग डेवलप हुआ और प्रोजेस्टेरॉन लेवल इंक्रीज हो रहा है, ये क्या करते हैं, सब के सब प्रेगनेंसी को सपोर्ट करते हैं। किसको सपोर्ट करते हैं, प्रेगनेंसी को सपोर्ट। अगर जो मेजरली हार्मोन की बात करें, कौन से प्रेगनेंसी को सपोर्ट करते हैं, तो आंसर है HCG, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन एंड रिलैक्सिन। ये तीनों के तीनों प्रेगनेंसी को सपोर्ट करते हैं। बाकी जितने भी हैं वो प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के साथ साथ फीटस का डेवलपमेंट भी करते हैं। क्या करते हैं, फीटस डेवलपमेंट भी करते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है, अब 9 मंथ हो चुके हैं, अब ये जो बेबी है वो डेवलप हो चुका है, ये बाहर आने की कोशिश करेगा। तो अगला टॉपिक होता है हमारा पार्च्यूरेशन। क्या होता है, पार्च्यूरेशन। तो पार्च्यूरेशन में क्या होता है, आइए देखते हैं। अब पार्च्यूरेशन को स्टडी करने के लिए एक फ्लो चार्ट ध्यान रखेंगे, एक छोटा सा फ्लो चार्ट है। तो सबसे पहले आप जाने कि पार्च्यूरेशन होता क्या है, उसके बाद हम फ्लो चार्ट की बात करेंगे। तो हम बोल सकते हैं द एक्सपल्सन ऑफ बेबी from uterus to outside is known as पार्च्यूरेशन, या फिर इसको हम डिलीवरी भी कहते हैं। और ये कब होगा, इट अकर्स आफ्टर gestation period, it occurs after gestational पीरियड, जो कि कितना होता है 9 मंथ्स प्लस माइनस 7 डेज। तो ये ह्यूमन फीमेल का है। हमारे एनसीईआरटी में बीच में लाइन में क्वेश्चन पूछा गया कि डॉग्स में कितने का होता है, तो डॉग में अराउंड ये 60 to 65 डेज़ का होता है। कैट के अंदर कितना होता है, कैट के अंदर अराउंड 55 to 60 डेज़ होता है। एलिफेंट के अंदर कितना होता है, तो एलिफेंट के अंदर 605 डेज से लेकर के 615 डेज तक अराउंड होता है। तो इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ गेस्टेशन पीरियड, गेस्टेशनल
पीरियड ऑफ कैट डॉग एलिफेंट, तो कैट का होता है 60 to 65 डेज, और 55 to 60 डेज, 60 to 65 डेज, और ये 605 to 615 डेज का होता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। तो नेक्स्ट हम बात कर रहे थे किसकी, पार्चुरेशन की। तो गैस्टेशन पीरियड के बाद क्या होगा, पार्चुरेशन होगा। ठीक है, गैस्टेशन पीरियड हो गया, पार्चुरेशन की बारी आई है। अब पार्चुरेशन के जो सिग्नल है वो कहाँ से अराइज होते हैं, तो जो डेवलपिंग फीटस होता है, डेवलपिंग फीटस से पार्चुरेशन का सिग्नल अराइज होता है। जब तक फीटस डेवलप नहीं होगा तब तक सिग्नल नहीं पहुँचेगा। अब यहाँ पर ध्यान देना, फीटस डेवलप हो रहा था, इसको कौन हेल्प कर रहा था, इसको हेल्प कर रहा था प्रोजेस्टेरोन। इस बात को लिख लेना, फीटस की ग्रोथ को, फीटस के डेवलपमेंट को कौन सपोर्ट करता है, तो आंसर है प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, अब इसको प्रोजेस्टेरोन सपोर्ट किए हुए था क्योंकि प्रोजेस्टेरोन के निकलने से क्या हो रहा था, जो वॉल थी, यूट्रस की वॉल, वो रिलैक्स कंडीशन में थी। कैसी कंडीशन में थी, रिलैक्स कंडीशन में थी। लेकिन जैसे ही ये ग्रोथ हो जाती है, इसकी क्या होती है, ग्रोथ, तो अब क्या होता है, आओ हम देखते हैं। जैसे ये फुली डेवलप हो जाता है, ठीक है, देखना, फीटस फुली डेवलप्ड, तो फीटस के फुली डेवलप्ड होने से क्या होता है, पार्चुरेशन का सिग्नल आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं सिग्नल ऑफ पार्चुरेशन, सिग्नल ऑफ पार्चुरेशन अराइजेस, ये आता है। अब इसके आने से होगा क्या, जैसे ही फीटस फुली डेवलप हुआ तो कॉर्टिसोल लेवल इंक्रीज हो जाता है। कौन सा लेवल, कॉर्टिसोल। ठीक है, कॉर्टिसोल अभी बताया था कि प्लेसेंटा से निकलने वाला हार्मोन था। अब ये क्या हो गया, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे कॉर्टिसोल का लेवल जो है ना बढ़ता है, तो ये एक्ट करता है, क्या करता है, ये एक्ट करेगा। कॉर्टिसोल का लेवल जैसे ही बढ़ता है तो ये अगेन प्लेसेंटा पर एक्ट करता है। कहाँ पर, प्लेसेंटा पर, और प्लेसेंटा से रिलीज़ होता है एस्ट्रोजन। प्लेसेंटा से कौन रिलीज़ होता है, एस्ट्रोजन रिलीज़ होता है। और ये जो एस्ट्रोजन है, अब इसके दो काम होते हैं। इस एस्ट्रोजन का जो पहला काम है, ये क्या करता है, ध्यान देना, यहाँ प्रोजेस्टेरोन ज़्यादा निकल रहा था जिसकी वजह से यूट्रस कैसा था, रिलैक्स था। ये जो यूट्रिन वॉल थी वो बिल्कुल रिलैक्स पड़ी हुई थी। तो ये एस्ट्रोजन क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन को कहता है अब तो सिक्रीट मत हो, अपना लेवल को कम कर ले, यानी कि प्रोजेस्टेरोन के लेवल को डिक्रीज़ कर देता है। डिक्रीजेज लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन। अब जैसी प्रोजेस्टेरोन का लेवल डिक्रीज़ हुआ तो जो यूट्रिन वॉल है वो रिलैक्सेशन को लॉस कर देती है, यानी कि नो रिलैक्सेशन इन यूटेरिन वॉल, यूटेरिन वॉल। और जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, यानी कि रिलैक्सेशन नहीं होगा। अब जब रिलैक्सेशन नहीं होगा तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। क्योंकि अब फीटस जो डेवलप हुआ है, जब तक कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा तब तक वो नीचे की तरफ नहीं आएगा। अब ये कॉन्ट्रैक्शन से नीचे आएगा, इसलिए जो रिलैक्स सेल थे उनको कॉन्ट्रैक्ट करना ज़रूरी है, जिसके लिए कौन आया है, एस्ट्रोजन आया है। अब एस्ट्रोजन ने क्या किया यहाँ पे कि यूट्रिन वॉल के रिलैक्सेशन को लॉस कर दिया, क्योंकि इसने प्रोजेस्टेरोन के लेवल को कम कर दिया है। अब ये एक्चुअली में करता क्या है, ये इंड्यूस करता है, क्या करता है, इंड्यूस करेगा। किसको इंड्यूस करेगा, ये इंड्यूस करता है एक्सप्रेशन को, एक्सप्रेशन
ऑफ ऑक्सीटोसिन, इधर नहीं लिखते हैं इसको, इधर लिखते हैं, इंड्यूसेस एक्सप्रेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन। इसने ऑक्सीटोसिन के एक्सप्रेशन को इंड्यूस कर दिया है। कहाँ पर इंड्यूस किया है? तो यूट्रस में, यूटेरिन वॉल में, यूटेरिन वॉल में। एक्चुअली में जैसे ही ऑक्सीटोसिन का एक्सप्रेशन इंड्यूस हुआ यूटेरिन वॉल में, तो अब होता क्या है, फीटस एंड मदर, इनके पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, कहाँ से? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से एक हार्मोन निकलता है। क्या निकलता है? एक हार्मोन निकलता है जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ध्यान देना ज़रा। एस्ट्रोजन ने इंड्यूस किया किसको? एक्सप्रेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन। कहाँ पर? यूट्रिन वॉल में। यानी कि अब यूट्रिन वॉल जो है वो रेडी हो गई है ऑक्सीटोसिन को एक्सेप्ट करने के लिए। जैसे ये प्रोसेस होता है तो फीटल और मदर, ठीक है, इनके पोस्टीरियर पिट्यूटरी से हार्मोन रिलीज होता है ऑक्सीटोसिन। और जैसे ही ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है तो क्या होता है? विगरस कॉन्ट्रैक्शन होता है। क्या होता है? विगरस कॉन्ट्रैक्शन होगा। कहाँ पर ये विगरस कॉन्ट्रैक्शन होगा? तो ये विगरस कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है यूट्रस के अंदर। अब यूट्रस क्या कर रहा है? कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करता है। क्या करना स्टार्ट करता है? कॉन्ट्रैक्ट। इसको हम सॉरी, तो ये जो विगरस कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुआ है यूट्रस में, तो ये कहाँ? नीचे की ओर आएगा। अब देखना, जो डेवलप्ड फीटस है, डेवलप्ड फीटस से ही पार्चुरेशन का सिग्नल अराइज होता है। अब ये जैसे ही नीचे आना स्टार्ट होता तो इसको बोलते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। फुली डेवलप हो गया है तो नीचे आना स्टार्ट होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे? फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। ये क्यों हो रहा है? इट इज़ बिकॉज ऑफ ऑक्सीटोसिन, क्योंकि ऑक्सीटोसिन कॉन्ट्रैक्शन करवाने के लिए आ गया है। अब जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा तो कॉन्ट्रैक्शन से एक पॉजिटिव फीडबैक जनरेट होता है। क्या जनरेट होता है? पॉजिटिव फीडबैक। और ये पॉजिटिव फीडबैक कहाँ पहुँचाएगा? ये पॉजिटिव फीडबैक पहुँचाएगा फेटल और मदर के पास। पॉजिटिव फीडबैक। एक्चुअली में हार्मोन्स जो होते हैं वो नेगेटिव फीडबैक देते हैं, लेकिन ये हार्मोन ऑक्सीटोसिन ऐसा हार्मोन है जो पॉजिटिव फीडबैक देता है। पॉजिटिव फीडबैक का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसने कॉन्ट्रैक्शन करवा दिया है और हार्मोन दो, तो इसने स्टिमुलेट किया इसको ताकि और हार्मोन निकले और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो। ठीक है, तो एट द टाइम ऑफ लेबर, ये जो प्रोसेस है लेबर का वो अराउंड आधे घंटे के अंदर हो जाना कंपलसरी होता है। और हर 2-3 मिनट में जो फीमेल मदर है वो क्या करती है? उसको नीचे पुश करने की कोशिश करती है। हर 2-3 मिनट के अंदर ऐसा होता है, क्योंकि ये जो ऑक्सीटोसिन है ये कॉन्ट्रैक्शन करवा रहा है। और कॉन्ट्रैक्शन में यूट्रस की कौन सी लेयर जाती है? तो जो मायोमेट्रियम है, यानी कि बीच की लेयर कॉन्ट्रैक्शन करती है। मायोमेट्रियम के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये नीचे की ओर आ रहा है। अब ऐसा करने से क्या होता है कि जो एमनियन है वो रप्चर्ड हो जाता है। एमनियन क्या हो जाता है? रप्चर्ड हो जाता है। और एमनियोटिक फ्लूइड, ये जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो भी क्या हो जाता है? निकलने लगता है। और इसकी क्या हो जाती है? हम बोल सकते हैं कि डिलीवरी हो जाती है, यानी कि पार्चुरेशन हो जाता है। जैसे जैसे फीडबैक आता रहेगा तो क्या होगा? वो नीचे की तरफ पुश होगा, एमनियन फट जाएगा, फ्लूइड निकलना स्टार्ट हो जाएगा। और जो डेवलपिंग बेबी है वो प्लेसेंटा के साथ साथ कहाँ जाएगा? बाहर आ जाएगा। तो डेवलपिंग बेबी एंड प्लेसेंटा ये कहाँ जाएंगे? इनको एक्सपेल कर दिया जाएगा, एक्सपेल्ड आउट, बाहर की ओर ये एक्सपेल्ड कर दिए जाते हैं। ठीक है, बाद में क्या होता है? इसको कट किया जाता है और इसको बांध दिया जाता है। नाभि जो होती है उसको कट किया जाएगा जब ये बाहर निकल जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है ये कहलाता है पार्चुरेशन। तो किस तरीके से ये एक्चुअली में हमारे एंडोक्राइन सिस्टम के कंट्रोल में है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, एंडोक्राइन सिस्टम के कंट्रोल में ये कैसे है, एक्सप्लेन करें। तो आपको ये चार्ट, फ्लो चार्ट पता होना चाहिए। अब जैसे जैसे ये प्रोसेस हो रहा है,
अब यहाँ पर एक और प्रोसेस होता है आफ्टर डिलीवरी, लैक्टेशनल पीरियड। ठीक है, तो लैक्टेशन स्टार्ट होता है। अब ये लैक्टेशन में एक्चुअली में क्या होता है आइए जानते हैं हम लोग। लैक्टेशन भी हमारे एंडोक्राइन सिस्टम के कंट्रोल में होता है। लैक्टेशन पीरियड, यहाँ पर एक चीज़ रह गई है, ध्यान देंगे ज़रा। एक्चुअली में यहाँ पर ब्लड का ट्रांसफ्यूज़न नहीं होता है, फीटस का ब्लड और मदर का ब्लड सेपरेट होते हैं, उनमें कोई इंटरमिक्सिंग नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पर एक एंटीबॉडी है IgG जो प्लेसेंटा को क्रॉस करके बेबी के अंदर आ जाती है, यानी कि IgG सच ए एंटीबॉडी विच कैन क्रॉस द प्लेसेंटा ऑफ मदर। ओके, लैक्टेशन क्या होता है? तो लैक्टेशन बोलते हैं कि आफ्टर पार्चुरेशन, the female mother's breast or mammary gland starts producing milk। ठीक है, तो ये कितने टाइम तक रहेगा उसी को हम क्या बोलते हैं? लैक्टेशन कहते हैं। और ये जो होता है, कहते हैं कि जो डेवलपिंग बेबी है उसको 6 मंथ्स तक, कब तक? 6 मंथ्स तक सिर्फ और सिर्फ मदर मिल्क की ही ज़रूरत होती है, बाहर से कोई चीज़ देने की ज़रूरत नहीं है, बाहर का मिल्क भी ना दें। क्यों ऐसा बोला जाता है? क्योंकि सबसे पहले हम बात करें जो इनिशियल डेज़, यानी कि आफ्टर पार्चुरेशन जो इनिशियल डेज़ का मिल्क होता है, मिल्क ऑफ इनिशियल डेज़, वो थोड़ा येलो कलर का होता है। कैसा होता है? येलो कलर्ड होता है, और इसी को हम कोलेस्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलेस्ट्रम। और ये डेवलपिंग बेबी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि इसके अंदर एक एंटीबॉडी होती है जिसको हम बोलते हैं IgA। तो ध्यान देना, 2 एंटीबॉडी की बात कर चुके हैं हम, IgG और IgA। IgG एक ऐसी एंटीबॉडी है जो मदर के प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है, लेकिन IgA इनिशियल डेज़ में जो मिल्क प्रोड्यूस होता है येलो कलर का हो जाता है, जिसको हम कोलेस्ट्रम कहते हैं, उसके अंदर क्या होता है? IgA होता है, यानी कि इम्यूनिटी को प्रोवाइड करने के लिए भी ये ज़रूरी है। और बाकी सारी चीज़ें भी इसके अंदर अवेलेबल होती हैं जो बेबी को ग्रो करने में हेल्प करती हैं। 6 मंथ तक कुछ बाहर का प्रोडक्ट देने की ज़रूरत नहीं है। अब बात आती है कि ये हमारे एंडोक्राइन सिस्टम के कंट्रोल में कैसे है, ये कैसे सिग्नल जनरेट होता है। ठीक है, तो ध्यान देते हैं इस पर। एक छोटा सा फ्लो चार्ट है यहाँ पर भी। तो जब भी हम बात करते हैं लैक्टेशन पीरियड में, जब भी कोई बेबी हंग्री होता है, क्या होता है? हंग्री। तो आपको पता है बच्चे बोल तो सकते नहीं हैं, तो वो कैसे दिखाएंगे वो भूखे हैं? तो सिंपली क्या करते हैं? क्राई। बेबी जो है ना वो रोना स्टार्ट कर देता है। जब वो रोना स्टार्ट करता है तो एक सेंसरी इनपुट जनरेट होता है, सेंसरी इनपुट जनरेट होता है मदर के अंदर। किसके अंदर? मदर के अंदर, जो सिग्नल पहुंचाता है कहाँ पर? हाइपोथैलेमस पर। कहाँ? हाइपोथैलेमस पर एक सिग्नल को पहुंचाता है। अब जैसे ही हाइपोथैलेमस पर सिग्नल पहुंचा, ये हाइपोथैलेमस वर्क करता है कहाँ पर? पिट्यूटरी ग्लैंड पर, एक्ट्स ऑन पिट्यूटरी ग्लैंड, एक्ट्स ऑन पिट्यूटरी ग्लैंड। और ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड होते हैं, एक होता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और एक होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो
एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होती हैं। तो ध्यान देंगे, जब ये हाइपोथैलेमस एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर वर्क करता है तो ये कुछ हार्मोन सिक्रीट करेगा। तो हम बात कर रहे हैं लैक्टेशनल की, तो यहाँ पर जो हार्मोन सिक्रीट करता है वो होता है प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। जैसे ये प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर वर्क करता है तो इसके जैसे ये प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन वर्क करेगा तो ये क्या सिक्रीट करना स्टार्ट करता है, वो प्रोलैक्टिन को सिक्रीट करना स्टार्ट कर देगा और हम बोल सकते हैं कि मिल्क को सिक्रीट करना स्टार्ट कर देता है। ये प्रोसेस कब हुआ, जब बेबी को भूख लगी, उसने रोना स्टार्ट किया, एक सेंसरी इनपुट मदर फीमेल के अंदर जनरेट हुआ। कहते हैं ना कि मदर को वो पहचान लेता है कि स्मेल से, क्योंकि वो फीलिंगली और इमोशनली अटैच होते हैं एक्चुअली में मदर और बेबी। तो सेंसरी इनपुट जब जनरेट होता है तो वो हाइपोथैलेमस पर वर्क करता है और ये हाइपोथैलेमस एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को मैसेज देता है। कौन सा मैसेज, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन का ये मैसेज लेकर के जाता है, जिससे कहता है भैया प्रोलैक्टिन को सिक्रीट करवाओ। तो क्या होता है, प्रोलैक्टिन यहाँ से सिक्रीट हो जाता है। प्रोलैक्टिन सिक्रीट होगा यानी कि मिल्क सिक्रीट होगा। अब जैसे ही मिल्क सिक्रीट होगा तो उसको सक करने के लिए बेबी आएगा। अब सक करने के लिए यानी कि उसको बाहर निकालना है तो निपल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा और कॉन्ट्रैक्शन के लिए क्या होता है ये देखते हैं। हाइपोथैलेमस वहीं एक पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर भी वर्क कर रहा है। ध्यान रखना, यहाँ तक आने के लिए पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ये क्या करता है, यहाँ से रिलीज़ होने वाले हार्मोन्स को स्टोर करता है और ये सिर्फ 2 हार्मोन को ही स्टोर करता है जिनका नाम है ऑक्सीटोसिन, ठीक है, और एक वैसोप्रेसिन जिसको हम ADA भी कहते हैं, ठीक है। ADA बोल सकते हो या फिर वैसोप्रेसिन भी बोल सकते हो। तो हम बात करते हैं ऑक्सीटोसिन की। तो इसके पास क्या होता है, ऑक्सीटोसिन होता है। क्या होता है इसके पास, ऑक्सीटोसिन। और ऑक्सीटोसिन क्या करवाएगा, ये जो निपल्स है या जो मेमरी ग्लैंड्स है उनको कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। जब इनका कॉन्ट्रैक्शन होगा तो कॉन्ट्रैक्शन से मिल्क जो है वो बाहर निकलता है। मिल्क क्या हो जाएगा, मिल्क इजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जब मिल्क इजेक्ट होगा, बनाया तो इसने है लेकिन इजेक्ट के लिए ऑक्सीटोसिन का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो इजेक्ट होगा और उसको जो बेबी है वो यूज़ कर पाएगा। तो इस तरीके से क्या होते हैं, कंट्रोल में होते हैं। किसके, हमारे एंडोक्राइन सिस्टम के कंट्रोल में। तो आज की क्लास में हमने किन किन चीज़ों को कवर किया। सबसे पहला हमने प्रेगनेंसी को कवर किया, सेकंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को कवर किया, डेवलपमेंट के बाद हमने पार्चुरेशन को स्टडी किया, पार्चुरेशन, और उसके बाद लैक्टेशन को स्टडी किया, ठीक है। तो ये चारों टॉपिक, यहाँ पर आपका जो 3rd चैप्टर है वो फिनिश हो जाता है। लेकिन फिर भी किसी को कोई डाउट होता है, किसी भी टाइप का डाउट इस चैप्टर से रिलेटेड, तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। मेरे वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। ओके।